हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए चैनल द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस पे। यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर चुके हैं एनसीईआरटी को पढ़ाई करना, और एनसीईआरटी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्लास 9th ऑनवर्ड्स। तो हम लोग क्लास 10th के 5th चैप्टर को आज इसमें देखने वाले हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को। अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल यूपीएससी, यूजीसी नेट के लिए, एमए एंट्रेंस के लिए ये सारी कोर्सेज अवेलेबल है। आप जाके वहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, और अगर आपको सही लगे तो आप वो कोर्सेज ले सकते हैं अपने तैयारी के लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और लर्न करते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया थ्रू आवर एनसीईआरटी क्लास 10th। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इन वीडियोस को बाकियों से शेयर जरूर कीजिए। तो आइए लर्न करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का, जिसमें लिखा है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और यहाँ पे शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई है। तो अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में हमारे मिनरल्स का योगदान कहाँ कहाँ है। छोटी से छोटी चीज में भी हम मिनरल्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं आज के डेट में। तो टूथपेस्ट अगर आप देखेंगे, जो हमारे टीथ क्लीनिंग के लिए है, इसमें एब्रेसिव मिनरल्स होते हैं, सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फ्लोराइड होता है, जो कई बार कैविटीज को भरने के लिए, और इससे फ्लोराइड भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक सॉल्ट का सवाल है, तो इसके बिना तो हमारा खाना ही अधूरा है। तो मिनरल्स हमारे जीवन यापन के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी और सारे नेचुरल रिसोर्सेस। तो आइए इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे डेली लाइफ से शुरुआत की गई है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स का इस्तेमाल करना, और मिनरल्स इंडिस्पेंसिबल है, मतलब इसके बिना हमारा नहीं बनेगा, राइट, पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे लाइंस जैसे आप देखेंगे, टारमैक पेविंग होती है, इंप्लीमेंट बनता है, मशीनरी बनता है, हमारा आजकल हाथों में मोबाइल फोन होता है, उसमें भी मिनरल्स, राइट, तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बैटरी के लिए कितना जरूरी हो गया है। और कार, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स, ये सारी चीजों में मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। और मिनरल का जो डेफिनेशन यहां दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो शब्द आता है माइन, माइन यानी धरती के नीचे से निकली हुई चीजें, राइट, तो ये जियोलॉजी के परव्यू में आता है, ज्योग्राफी के परव्यू में धरती के ऊपर की चीजें आती है। तो इसीलिए जियोलॉजिस्ट इसको डिफाइन करते हैं। तो जियोलॉजिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं? होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल्स आर फाउंड इन वेरीड फॉर्म्स इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट टैल्क। ये इसका वेरिएशन और डेफिनेशन जियोलॉजी में देखने को मिलता है। तो इसमें आगे देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें और कही गई हैं, कि जब तक हमने सीखा कि रॉक्स और उसके कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो अलग अलग चीजों से कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और कई बार उसमें होमोजिनिटी एक फैक्टर होता है, यानी सेम टाइप के मिनरल एक टाइप के रॉक्स को बनाते हैं। और कुछ रॉक्स जो होते हैं जैसे लाइमस्टोन है, जो सिंगल मिनरल से बनता है। और इसमें देखेंगे आप 2000 मिनरल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं ऑलरेडी आज तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय ज्योग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट की बात में क्या कही गई है। तो ज्योग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट एज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो ज्योग्राफी में मिनरल्स का रोल जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडफॉर्म, सरफेस फीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। वेल जियोलॉजी जो है वहां पे आप इसके डिटेलिंग करते हैं, यानी एजिंग करते हैं, देखते हैं उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके आगे आप देखिए कि मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल दिया गया है, कि वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड। तो इसमें जो बातें कही गई है वो आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज। तो मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स। तो क्या क्या फॉर्म्स हैं? तो आप देखिए, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल, जहां पे आप देखेंगे क्रिवासेस, क्रैक्स, फॉल्ट, जॉइंट, ये डेवलप होता है। स्मॉलर अकरेंसेस देखेंगे तो उसमें वेन्स होता है, और इसको लार्जर में लोड्स भी कहते हैं अगर आप देखें। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जब लावा से, नीचे से, धरती से लावा जब धरती के ऊपर आता है, कूल होता है, तो मिनरल नीचे से बाहर आता है। और बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स भी आते हैं जैसे कॉपर, जिंक, लेड, राइट। तो ये सारे के सारे हम देखते हैं जो कि वेन्स और लोड्स में मिलते हैं।
अब आते हैं दूसरे तरफ सेडिमेंट्री रॉक्स में। यहाँ पे बेड्स होते हैं और लेयर्स होते हैं सेडिमेंट्स के, राइट। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फैक्टर है, और कोल जो है वो इसी में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा सेडिमेंट्री डिपोजिशंस में, राइट। और इसके बाद जो है वो फॉर्मेशन बताया गया है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, जहां पे रेसिडुअल रॉक्स, वेदर्ड रॉक मटेरियल से आपको देखने को मिलेगा, जैसे बॉक्साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम हम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा जाए तो क्या है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है और एनर्जी मिनरल्स है। ये तीन तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज को। और फेरस इसमें एक आइडिया हो गया, जिसमें आयरन कंटेनिंग है, तो आयरन ओर है, मैंगनीज है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब हेवियर वंस, राइट। और दूसरा है नॉन फेरस, जिसमें कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट है। और फिर थोड़ा प्रेशियस में देखें, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत है, और गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम की बात करते हैं हम। और अगर नॉन मेटालिक में देखें तो हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सारे के सारे आ गए नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस की बात हम करते ही हैं। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है कि इसमें अलुवियल डिपॉजिट्स में भी प्लेसर डिपॉजिट्स है, जिसमें आपको ये गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम वगैरह भी मिलते हैं। अगर आप देखेंगे ब्राजील में, अगर आप देखेंगे घाना में, तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दोनों के कोस्ट पे आपको प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं बहुत जगह पे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई जगह पे ओशन के अंदर भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं, तो इसको जरूर पढ़िएगा, अलग से भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है ये बहुत बड़े सोर्सेस हैं, और आजकल क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंटली मिनरल्स को माइन किया जा रहा है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को, राइट फ्रॉम 1989 सरफेस में, राइट। तो इसीलिए समंदर में बहुत मिनरल की खुदाई भी हो रही है। तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, रैट होल माइनिंग। तो बहुत तरीके की माइनिंग होती है, इसमें ये क्या है, ये बहुत कॉमन माइनिंग तरीका है, जिसमें एक्सट्रैक्शन आप क्या करते हैं, डिगिंग से करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे मेघालय में देर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। अब कोल माइनिंग जवाई एंड चेरापूंजी में जहां पे होता है, बाय अ फैमिली मेंबर इज फ्रॉम अ लॉन्ग नैरो टनल, तो इसी को रैट होल कहते हैं। टनलिंग जब होती है और उससे जब आप मिनरल निकालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो जजेस का एक बेंच है, हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज इलीगल। तो कई जगह ये इलीगल माइनिंग में भी आता है, ये ध्यान रहे आपको। और इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच वेरिड मिनरल रिसोर्सेज। और मिनरल रिसोर्सेज यहाँ डाइवर्स क्यों है, क्योंकि इंडिया का जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेडिमेंट्री रॉक्स है आपके पास, जहां पे एक तरफ तो एक तरफ इग्नियस रॉक भी है, मेटालिक, नॉन मेटालिक सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, राइट। तो ये जो आपका डाइवर्सिटी है इंडिया का फिजियोग्राफी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स के लिए। तो इंडिया में आप देखेंगे वास्ट अलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। बट यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे एरिया में तो बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे सारे के सारे फेरस, नॉन फेरस मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो फेरस मिनरल को सबसे पहले देखा गया है, जिसमें आप आयरन ओर को प्राथमिकता देते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया में फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर है। मैग्नेटाइट याद रखना इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। यानी अगर 100% आयरन ओर निकालते हैं तो 70% इसमें से आपको मैग्नेटाइट में से आयरन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेमाटाइट है, जो कि नेक्स्ट है इस लाइन में, और स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट होता है 50 to 60%। और इसमें 2018-19 का एक डेटा दिया है। और जब भी मैं बोलता हूं डेटा होता है, तो आपको क्या करना होता है, लेटेस्ट डेटा आप अपडेट करिए, जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट से, इकोनॉमिक सर्वे से, या किसी और मैगजीन से, जहां पे अपडेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो एनसीईआरटी में कुछ पुराने डेटा भी होते हैं, बट आइडिया जरूर मिल जाता है आपको कि ये क्या कह रहा है। तो 2018-19 में इंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर 97% जो था, कहां से था, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटका से और झारखंड से। चार मेन स्टेट, यहीं से आपका मेजोरिटी आता है, राइट। और इसमें एक शब्द देखिए, कुद्री, इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका रिजेंबल्स द फेस ऑफ अ हॉर्स। और यहाँ पे बैलादिला हिल्स है, लुक लाइक हम्प ऑफ एन ऑक्स एंड हेंस इट इज नेम्ड। तो यहाँ पे जो ये है, ये भी हिल्स बहुत फेमस है, तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पे, आप फर्दर देखिए, आयरन और माइनिंग का एक पिक्चर दिया गया है। तो ये आपने देखा होगा और भी जगहों पे, सिनेमा में देखा होगा, माइनिंग वाले एरियाज ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मेजर आयरन और बेल्ट्स का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट में आप देखेंगे तो बड़म पहाड़ माइंस, मयूरभंज, केंदुझर, ये सब एरिया बहुत फेमस है। इसके अलावा आप झारखंड में हेमाटाइट और देखेंगे तो गुआ और नोआमुंडी में है। उसके अलावा दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट जो है, तो इसमें आपको बहुत सारे माइंस हैं देखने को मिलते हैं।
छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे बैलादिला रेंज ऑफ हिल्स और बस्तर डिस्ट्रिक्ट की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देखेंगे आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस आर एक्सपोर्टेड टू विच कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, विशाखापट्टनम पोर्ट से जाता है, राइट। और इसके अलावा बेल्लारी, चित्रदुर्ग और यहाँ पे चिकमंगलुरु, तुमकुरू बेल्ट है कर्नाटका का, जो कि बहुत फेमस है। और आपको याद हो कि अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आप रिपोर्ट पढ़ेंगे इंडिया का जियोलॉजी के बारे में, तो कर्नाटका जो है वो हमारा ओल्ड क्रेटॉन में से आता है। धारवाड़ जो है हमारा बहुत ओल्ड क्रेटॉन है, माने सबसे पुराने मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न घाट्स पे बहुत सारा है और 100% एक्सपोर्ट करते हैं। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स जो है वो बहुत फेमस है यहाँ पे, राइट। अब आते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में, तो गोवा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे यहाँ पे अवेलेबल है बहुत सारा। इसके अलावा मैंगनीज को भी देख सकते हैं, तो मैंगनीज के लिए यहाँ पे ग्राफ बना के दे दिया गया है। तो आप महाराष्ट्र में 27% मैंगनीज आता है, उसके अलावा उड़ीसा से 16%, कर्नाटका से 12%, मध्य प्रदेश 33%। तो ये जो है महाराष्ट्र और एमपी सबसे हाईएस्ट है मैंगनीज में, तो ये इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। अब आते हैं नॉन फेरस को, देखते हैं कि इसमें कैसे है। तो नॉन फेरस में सारा का सारा हमारा कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है, खास करके कॉपर और एल्यूमिनियम, बॉक्साइट। तो इसके लिए एक मैप है यहाँ पे। अब ये मैप आपको क्या करना है, हैंडमेड बना के इस पे लोकेट करना है मिनरल बेल्ट्स को। तो ध्यान रहे यहाँ दे तो दिया गया है, सिंबल्स में दे दिया गया है और जगह दे दिया गया है। तो हजारीबाग गया से लेके यहाँ पे गोवा, मयूरभंज, केंदुझर, सुंदरगढ़, पारादीप, राइट, बिलासपुर, दुर्ग, मैकल, यहाँ पे कटनी, अमरकंटक देख सकते हैं। ये सारा का सारा एमपी और छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट, बैलादिला, चंद्रपुर, यहाँ पे गोवा, मार्मगांव, रत्नागिरी, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, नेल्लौर, राइट, चिकमंगलुरु, मैंगलुरु, ये जो शिवमोगा है, ये सारे जो एरियाज हैं वो दिए गए आयरन ओर के लिए, माइनिंग के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो ये सब कुछ प्लेसेस है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोरापुट भी बहुत फेमस है। तो ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा मैपिंग कर लेंगे तो लोकेशन याद रहेंगे और ये आपको काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल के ऊपर, जो है हमारा कॉपर, एक मेटल। तो इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, लेकिन ये बहुत मिलिएबल, डक्टाइल और एक कंडक्टर होता है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एरियाज जैसे देखिए मलंज खंड है यहाँ पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर माइनिंग का जो आपका डिटेल है। तो बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस राजस्थान में बहुत फेमस है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में बहुत फेमस है। तो ये सारा आपको कॉपर जो है कुछ एरिया से इंडिया में मिलता है। फिर आ जाइए आप बॉक्साइट माइनिंग में, देखिए बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एल्यूमिनियम के लिए हमारे लिए। तो बॉक्साइट जो है वो आपको देखेंगे एल्यूमिनियम का जो सोर्स है वो आपको बहुत सारे एरियाज में, जैसे अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स, बिलासपुर, कटनी वाला जो बेल्ट है, राइट, ये बॉक्साइट माइनिंग का पिक्चर भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बॉक्साइट सबसे ज्यादा उड़ीसा, उड़ीसा हमारा जो स्टेट है वो सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इंडिया में। फिर बाकी स्टेट जैसे झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, बाकी अदर्स में आते हैं, राइट। तो उड़ीसा जो है लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर रहा है और अभी भी। तो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है इसके लिए। अब आते हैं आगे जिसमें और भी इंफॉर्मेशन आप देखेंगे नॉन मेटालिक्स के बारे में, राइट। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, थोड़ा इसको भी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, एम्परर नेपोलियन थ्री wore buttons and hooks on his clothes made of aluminium, जब ये डिस्कवर हुआ था। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इसको शुरू में लोगों ने बड़ा वैल्यू दिया, बाद में धीरे धीरे इसका जो गोल्ड और बाकी के जो चीजें आई और उनके बर्तन है उनके चीजों के मुकाबले इसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया। तो 30 years after this incident, aluminium balls were most common with beggars in Paris। तो ये थोड़ा सा एक चीज बताया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर आप देखेंगे और वहां से अगर आपको चीजों का आइडिया होगा तो आपको समझ आएगा ये। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। तो माइका एक नॉन मेटालिक मिनरल है और इसको आप देखेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू में, कोडरमा, गया, हजारीबाग वाला एरिया, झारखंड जो अर्स्टवाइल बिहार था, साउथ सदर्न पार्ट, तो इसमें मिलता है। और इन राजस्थान अगर आप देखेंगे माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट में, तो इसमें सबसे एरिया जो है अजमेर वाला, उसके अलावा नेल्लौर में बहुत माइका मिलता है आपको, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉक मिनरल्स के बारे में फिर आगे बताया गया है। तो रॉक मिनरल्स को जब देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लाइमस्टोन, राइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स, ये जितने भी कार्बोनेट्स हैं। तो लाइमस्टोन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके किस इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए स्मेल्टिंग आयरन के लिए और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, दो बड़े इंडस्ट्री हमारे लिए बड़े जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो 20% राजस्थान से, 13% आता है मध्य प्रदेश से, 13% आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से 11%, और फिर कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड अदर्स।
तो ये है मेजर स्टेट्स अगर आप देखें इसमें। और इसमें कुछ हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग भी बताया गया है, जो है सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन, ये बहुत बड़ा इशू है। डंपिंग वेस्ट, वेस्ट जनरेशन बहुत होता है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ केस स्टडीज दे दी गई है झरिया से, राइट, और क्या क्या प्रॉब्लम है कोल बेल्ट में और इश्यूज हैं। तो इसमें बात उठती है कि ये माइनिंग इंडस्ट्री को हमेशा एक किलर इंडस्ट्री बोला गया है यहाँ पे भी, तो क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, लंग्स डिजीज होता है और भी तरीके की बीमारियां होती है लोगों को इससे। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जो है उसके नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे आया है। तो कंजर्व करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपकी सस्टेनेबिलिटी की बात है। तो कंजर्वेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ेंगे तो वहां कंजर्वेशन पॉलिसी वहीं से रिलेट करता है। तो मिनरल रिसोर्स जो है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो है नहीं, और अगर आप यूज करते चले जाएंगे तो कंज्यूम होता जाएगा। इसीलिए इसको क्या करना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है तो इसको कंजर्व करके इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी यूज करने पड़ेंगे। तो इसी में आप देखें ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पे आता है एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात हमने की। ये तीन हमारे ट्रायो जो है वो मेन है सोर्सेज, और इसके अलावा यूरेनियम और ये सारी चीजें भी आती है। तो एनर्जी रिसोर्सेज में आप कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। तो कन्वेंशनल सोर्सेज को पहले देख सकते हैं, जिसमें आपको कोल है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा एबंडेंटली कोल अवेलेबल है एज फॉसिल फ्यूल, और ये सबसे ज्यादा नीड को, पावर जनरेशन को केटर करता है। तो कोल में अगर आप देखेंगे दो तीन वैरायटी का कोल आपको मिलता है इंडिया में। जैसे एक है लिग्नाइट, सबसे लो ग्रेड वाला ब्राउन कोल है, राइट। आप देखेंगे नईवेली माइंस है तमिलनाडु में, वहां पे ये मिलता है, राइट। उसके अलावा बिट्यूमिनस कोल है, तो इसको आप मेटलर्जिकल कोल भी बोलते हैं, जो हाई ग्रेड बिट्यूमिनस कोल है, जो ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में यूज होता है स्मेल्टिंग के लिए। और एंथ्रासाइट जो हाईएस्ट वैरायटी है, हाईएस्ट ग्रेड कोल है, वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे क्वांटिटी में कम है। अब इंडिया में अगर आप देखें रॉक रिजर्व्स, तो सब गोंडवाना से आता है, जो कि सदर्न पार्ट था। अगर आपने पढ़ा हो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, चीजों के बारे में, तो देखेंगे कि वो 200 मिलियन ईयर्स राइट फ्रॉम दी गोंडवाना लैंड जो ये चीजें हमारे यहाँ पे आती है। खास करके आप देखेंगे गोंडवाना कोल, दामोदर वैली वाला एरिया जो है वेस्ट बंगाल से लेके बाकी एरियाज। तो आप देखिए कहाँ पे कोल का, आप इस मैप में देख सकते हैं कोल माइंस कहाँ कहाँ है। तो झरिया, बोकारो, तलचर, कोरबा, सिंगरौली, राइट, सिंगरनी, ये जितने भी एरियाज हैं, और इसके अलावा नेवेली माइंस, ये मेजर एरियाज हैं। इसके अलावा ऑयल फील्ड आप देखिए तो ये सारा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। जो ये मेजर हमारे ऑयल फील्ड्स हैं, कुछ इधर नॉर्थ ईस्ट में है, दिग्बोई, नहरकटिया, ये वाला एरिया से लेके यहाँ मुंबई हाई, बसीन से लेके वडोदरा, कलोल, अंकलेश्वर, यहाँ पे सारा का सारा पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमारा लाइफ लाइन है, ये चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें आप देखेंगे कि वन नेशन वन ग्रिड की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे गेल इन्वॉल्व है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो काम कर रहा है। तो आप देखिए ये सारे लोकेशंस हमने मैप पे भी देखे, उसी के बारे में यहाँ लिखा गया है। और टर्शरी कोल जो है वो हमारा, टर्शरी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का कोल, वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड में मिलता है। अब यहाँ पे पेट्रोलियम की बात करें तो आज के डेट में पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल प्राइसेस की बात होती है, ये रशिया यूक्रेनियन क्राइसिस में पेट्रोलियम के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुआ वर्ल्ड में, और इंडिया जो है वो बहुत सारा इंपोर्ट करता है, अपने लिए सिर्फ 15% प्रोड्यूस करता है पेट्रोलियम इंडिया। तो इसीलिए आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोडल इंडस्ट्री। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें देखते हैं इससे जुड़ा हुआ है, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए एरियाज, अगर आपने देखा मैप पे, मुंबई हाई, गुजरात, असम, ये मेजर 3 एरियाज हैं। अंकलेश्वर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है गुजरात में। असम में आप देखेंगे ये एरियाज बहुत फेमस है, दिग्बोई, नहरकटिया, मोरंज, ये जो जितना भी एरिया है ये सब फेमस है। और नेचुरल गैस की बात अगर करें तो नेचुरल गैस आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में, खास करके पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फ्यूल और कुकिंग फ्यूल की तरह नेचुरल गैस को हम यूज कर रहे हैं। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को बहुत जगह यूज कर रहे हैं हम लोग, खास करके नेशनल कैपिटल रीजन में, एनसीआर में, राइट। कुकिंग फ्यूल पीएनजी होम्स में डिलीवर किया जा रहा है। और मेजर गैस रिजर्व्स मुंबई हाई और अलाइड फील्ड्स में आपको देखने को मिलता है, कैम्बे बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में देखने को मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लिंक्ड मुंबई हाई एंड बसीन गैस फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज एक्सपैंडेड, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हमने बहुत एक्सपेंशन किया इस सेक्टर में। और 1700 किलोमीटर से 18,500 किलोमीटर अक्रॉस कंट्री पाइपलाइंस है हमारा, 34,000 किलोमीटर हम सून रीच करने वाले हैं।
अब बात होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हमारा जीवन आजकल चल नहीं सकता, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी काम चल रहा है। तो इसमें ऑल्टरनेटिव सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एक तो हमारा थर्मल पावर है और एक हाइड्रो है। तो थर्मल पावर अभी भी हमारा मेजर कंजम्पशन ऑफ कोल वहीं पे जाता है। तो आप देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे भी हमने बहुत सारे डैम प्रोजेक्ट्स, भाखरा नांगल, दामोदर वैली, कोपिली, इतने सारे बनाए हैं। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम कोशिश कर रहे हैं रिप्लेस करने की बाय ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। तो पावर प्लांट्स में अगर आप देखें तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इंडिया में आप देखेंगे दिल्ली रीजन से लेके साउथ तक न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर का एक मैप दिया गया है। तो आप इस मैप को हाथ से बना के प्रैक्टिस जरूर करिए, लोकेशंस जरूर देखिए, और आप इसको स्टेट वाइज कर सकते हैं, यूपी का, राजस्थान का, राइट, गुजरात का। जैसे कुछ देखिए, नरौरा है, रावट भाटा है, उसके अलावा ककड़ापारा है, तारापुर है, काइगा है, कलपक्कम है। ये जो एरियाज आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियर वाले हैं। इसके अलावा बाकी थर्मल वाले हैं बहुत सारे। तो इसको आप पढ़ सकते हैं इसको। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे बहुत फोकस हो रहा है, खास करके एसडीजी को और कार्बन न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखते हुए इसको समझिए कि हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को बढ़ाना होगा और हमें नेट जीरो एमिशंस पे जाना है। फॉसल फ्यूल जब तक हम यूज करेंगे तब तक हमारा कार्बन एमिशन बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है, विंड मिल की बात हो रही है, राइट। तो ये जो एरियाज हैं, आप विंड पावर को अगर आप देखेंगे तो आप विंड फार्म्स बनाते हैं। तो कैसे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, नगर कोइल टू मदुरई देखिए तमिलनाडु, ये वाला बेल्ट में। अगर आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे, कर्नाटका, गुजरात में, केरला में, महाराष्ट्र में, लक्षद्वीप में, बहुत जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। जैसलमेर में बहुत फेमस है पूरा स्ट्रेच यहाँ पे विंड मिल्स का। और बायोगैस के लिए आप देखेंगे गोबर गैस प्लांट्स पे बहुत फोकस है अभी। हाल फिलहाल में पिछले साल ही गोबर धन स्कीम लॉन्च किया गया, अगर आपको याद हो, मध्य प्रदेश में, राइट। तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिए, देखिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस गैस प्लांट पे फोकस किया जा रहा है ताकि आप डोमेस्टिक कंजम्पशन कर पाए, और आपका जो थर्मल पावर है उससे आप ऑल्टरनेटिवली बना पाए। अब टाइडल एनर्जी की जहां तक बात है, तो इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, टाइड्स तो है हमारे पास। अब बात उठती है कि इसको हम कितना टैप कर पाते हैं। तो जैसे गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कच्छ है, वेस्टर्न कोस्ट में, गैंजेटिक डेल्टा में, बंगाल में, यहाँ पे आइडियल कंडीशंस है, लेकिन अभी तक हमने इसका प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है, ये अंडर प्रोसेस है। जियो थर्मल एनर्जी की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ पे काफी जगह पे है, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड गीजर्स है कुछ एरियाज में इंडिया में। खास करके जो फेमस है पार्वती वैली में, मणिकरण में, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है अगर आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। और पूगा वैली है लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में, तो यहाँ पे भी है पूरा एरिया, लेकिन इसको अभी भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखा जा रहा है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज वैसे ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बात की मिनरल रिसोर्सेज के लिए। तो इसीलिए इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो हमें एफिशिएंट बनना है, वेस्टेज को बचाना है, स्विच ऑफ करना है इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, इंडिविजुअल व्हीकल्स अवॉइड करना है, कोशिश करनी है जहां तक पॉसिबल हो कार पूलिंग करने की बड़े शहरों में, राइट, और एनर्जी को सेव करना है। और इसीलिए आपको पूरी दुनिया में जो ये मुहिम चला है एनवायरमेंटलिज्म का, उसके साथ काम करना है। तो ये सारी बातें जो हैं इस पूरे चैप्टर में कही गई हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें रिवाइज हो गया हो। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसका एप्लीकेशन, उसका लोकेशनल एनालिसिस, पूरे इंडिया में मैप्स, इन सारी बातों को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, और इसको रिवाइज करते रहिए ताकि आपको प्लेसेस याद हो। मैप के ऊपर अगर आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स। अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो को पढ़िए, समझिए, सुन के इससे रिलेटेड नोट्स भी बना सकते हैं आप। और इसको प्लीज शेयर जरूर करिए अपने आसपास के लोगों में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं। सो ऑल द बेस्ट विशेस, टेक केयर।